हेलो दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं गौतम कुमार और स्वागत करता हूं एक बार फिर से चॉइस एजुकेशन यानी आपके प्यारे से चैनल में। हम लोगों ने मोशन को पढ़ना स्टार्ट किया था। मोशन में हम लोगों ने ऑलरेडी 2 लेक्चर को कंप्लीट कर लिया है। ये तीसरा है, इसमें बहुत चीज़ कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है ना। तो यदि आपने इससे पहले वाला नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके देख लीजिए पहले 2 लेक्चर, ठीक है। नहीं तो ये समझने में दिक्कत होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट जो था, सर बता तो दी लिखें कैसे, तो देखिए लिखने का ये तरीका। आपको बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यानी दूरी और विस्थापन में अंतर क्या है, और दूसरा सदिश और अदिश में अंतर क्या है यानी वेक्टर और स्केलर में अंतर क्या है। तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं दूरी और विस्थापन में अंतर से शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, आप समझ चुके हैं आप लोग कि दूरी क्या होगा। रास्ते की जो वास्तविक लंबाई होगी, मतलब क्या, देखिए यहाँ से कोई एक ए पॉइंट से कोई बी पॉइंट पे ऐसे करके घूम के गया, ए पॉइंट से बी पॉइंट पर घूम के गया, तो यहाँ पर ये जो जितना भी रास्ते में चला है, ऐसे घूम घूम के जो चला है, ये जितना लंबाई होगा, ये सारा का सारा लंबाई क्या कहलाएगा, ये दूरी कहलाएगा। यानी दूरी क्या है, रास्ते की वास्तविक लंबाई दूरी कहलाती है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन क्या होगा, ये रास्ते की न्यूनतम लंबाई, मतलब यहाँ से यहाँ जाने का सबसे शॉर्ट रास्ता। ये देखिए यहाँ से डायरेक्ट ऐसे चला जाएगा, तो ये शॉर्टकट हो गया। अब बताइए दूरी बड़ा हुआ कि विस्थापन? हमेशा हमारा क्या बड़ा हो, क्या रहा है, दूरी बड़ा हो रहा है। चलिए नेक्स्ट हमारा है कि राशि क्या होगा, तो दूरी हमारा अदिश राशि है, क्योंकि दूरी के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है ना। दूरी में दिशा बता सकते हैं क्या? बोलेगा भैया कितना दूर गया, बोलेंगे 10 किलोमीटर गया, तो भाई सही है 10 किलोमीटर गया। लेकिन कोई बोलेगा कि यहाँ से दिल्ली कितना, यहाँ से दिल्ली कैसे जाना है, तो बोलेंगे 20 किलोमीटर 200 किलोमीटर चले जाओ दिल्ली मिल जाएगा। बोले सर 200 किलोमीटर किधर जाएगा, वो नहीं बता सकते। हमको बताना पड़ेगा 200 किलोमीटर फलाने डिस्टेंस में, फलाने डायरेक्शन में जाओ तो आपको मिल जाएगा दिल्ली, है ना। तो यही है यहाँ पे कि दूरी जो है ना, दूरी में हमको दिशा बताने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन विस्थापन क्या है, ये तो शॉर्टकट रास्ता है। अब बताइए, जैसे ये तो दूरी का रास्ता है, तो बोलेंगे अच्छा ये ए से बी गया, बोलेगा किस दिशा में गया है, बोले बताइए, तो बोलेंगे ये पहले गया ईस्ट में, फिर था आया साउथ में, फिर गया वेस्ट में, फिर आया नॉर्थ में, फिर गया इधर, फिर गया इधर। बोले पागल हो गया यार, एक तो बताओ गया किधर है, वो तो बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते हैं दूरी का। लेकिन ये जो डिस्प्लेसमेंट है यानी विस्थापन है, इसमें तो हम बोल सकते हैं हाँ भैया इधर से वो राइट गया है ना, इधर से वो राइट गया है, मतलब कि यहाँ से वो ईस्ट की ओर गया है, तो मतलब इधर से पूरब की ओर गया, तो हम समझ जाएंगे हाँ भाई सही बात है, वो पूरब की ओर गया है। समझ गए ना। तो हमारे दूरी कैसा हो गया, अदिश राशि हो गया, जबकि हमारा विस्थापन ये सदिश राशि है। दूरी का मान देखिए, दूरी का मान हमेशा विस्थापन से बड़ा होगा। क्या बोल रहे हैं, दूरी का मान, ये जो दूरी है बताओ, सही बात है, ये तो मानते हैं कि मेरा ये 20 किलोमीटर था ये दूरी घूम के, लेकिन ये जो सीधा रास्ता चला गया ये तो 10 किलोमीटर ही होगा, क्योंकि देखिए इसमें यहाँ से ऐसे घूम घूम के जाना पड़ा, उसी रास्ता को बहुत बार दोहराना पड़ा है, इसीलिए ज़्यादा दूरी लग गया, लेकिन विस्थापन तो कम हो गया। हाँ बोलिए सर ठीक है, आप लिख देते बड़ा, तो बराबर भी क्यों दे दिए? देखिए विस्थापन बड़ा भी होता है, दूरी के बराबर भी होता है। बोले कब विस्थापन दूरी के बराबर होगा? जब रास्ते की दिशा फिक्स होगी, मतलब लीनियर मोशन जब कोई ऑब्जेक्ट करेगा, जब कोई वस्तु एक सीधे रेखा पे गति करेगा, तो जितना दूरी होगा उतना विस्थापन होगा। इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। तो हम कह सकते हैं दूरी हमेशा बड़ा या बराबर होगा किसके? विस्थापन के। लेकिन विस्थापन हमेशा छोटा या बराबर होगा दूरी के। ठीक है, दूसरा अंतर हो गया। तीसरा अंतर देखिए, ये जो है दूरी है, दूरी का दिशा हमें अज्ञात है, पता नहीं है भाई दूरी किस दिशा में गया। देख रहे थे ना भाई, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों दिशा में घूम गए। लेकिन विस्थापन का एक ही दिशा होता है, वो फिक्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 5वां नंबर, कि दूरी विस्थापन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। सही बात है। देखिए ये जो दूरी था, यहाँ पे यदि लीनियर मोशन है, कोई लड़का है वो सीधा रोड पे चल रहा है, तो क्या बोलेंगे उस समय ना हमारा दूरी विस्थापन हो सकता है। लेकिन क्या विस्थापन हमेशा दूरी हो सकता है? देखिए विस्थापन हमेशा दूरी हो सकता है, क्योंकि विस्थापन जो ट्रेवल, क्या हम बोल सकते हैं ना भाई क्या है, देखिए यहाँ पे इससे ही पता चल रहा है कि ये भी तो देखिए विस्थापन भी क्या है, न्यूनतम लंबाई है, यानी छोटा सा दूरी विस्थापन कहलाता है। तो विस्थापन हमेशा दूरी हो सकता है, लेकिन दूरी हमेशा विस्थापन नहीं हो सकता। ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए जब कोई सीधे रेखा पे चलेगा तो उस समय दूरी विस्थापन हो सकता है, लेकिन कभी भी एक दूरी विस्थापन नहीं हो सकता है। क्यों बताइए, एक यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ बताता हूँ, ये एक पॉइंट ए है, ये एक पॉइंट बी है ना, ये ए है ये बी है, क्या यहाँ से यहाँ ये विस्थापन बन सकता है क्या? कभी नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि विस्थापन तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, सबसे छोटा वाला दूरी होगा। तो क्या बोल रहे थे कि यहाँ पे देखिए कि विस्थापन को दूरी हम बोल सकते हैं,
क्यों? क्योंकि विस्थापन भी तो एक जगह से दूसरी जगह के बीच का छोटा सा डिस्टेंस ही है ना। तो विस्थापन हमेशा दूरी हो सकता है, लेकिन दूरी हमेशा विस्थापन नहीं हो सकता है। मतलब दूरी विस्थापन हो भी सकता है और नहीं भी। ये था दूरी और विस्थापन में अंतर। चलिए अब अंतर है हमारा वेक्टर और स्केलर यानी सदिश और अदिश में क्या अंतर है, तो समझने का कोशिश करिएगा। सदिश में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं वैसे ये सब चीज़ को। सदिश में क्या है, परिमाण, इकाई, दिशा तीनों होंगे, है ना। सदिश में ये तीनों चीज़ होंगे। लेकिन ये जो अदिश है इसमें सिर्फ और सिर्फ परिमाण होगा और इकाई होगा। क्या बोला मैंने? इसमें सिर्फ और सिर्फ परिमाण होगा, इकाई होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सदिश में दिशा की आवश्यकता होती है, लेकिन अदिश में दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। इससे पहले हम लोगों ने मजे से देखा था इस सब चीज़ को। चलिए नेक्स्ट क्या है कि यह जो है सदिश, ये सदिश योग नियम का पालन करता है। बोले सर इसको सही से बता दीजिए एक क्वेश्चन। देखिए मैं एक क्वेश्चन आपको ये करा देता हूँ अभी। क्या बोले कि ये जो सदिश है ये हमेशा सदिश योग नियम का पालन करेगा, जबकि अदिश है ये बीजगणितीय योग का पालन करेगा। बोले कैसे? देखिए हम मानते हैं कि मेरा 5 kg, एक बैग में 5 kg सामान था, मतलब चीनी था मान लेते हैं। उसमें मैंने 2 kg चीनी और मिला दिया। चीनी कितना हो गया? बोले सर सही बात है, ये तो 7 किलो हो गया। चलिए 7 kg मैंने इसको फट से बोल दिया। लेकिन यहाँ पे देखिए कि ये एक रोड है ना, एक ज़मीन है ये। इस पर एक बॉक्स रखा हुआ है। इस बॉक्स पे 10 न्यूटन का फोर्स इधर से लग रहा है, 10 न्यूटन का फोर्स इधर से लग रहा है। इस पर टोटल फोर्स लग कितना रहा है? 20 न्यूटन का ना। लेकिन क्या ये अभी देखिए इस डायरेक्शन में चला जाएगा? क्या ये 20 न्यूटन से जाएगा? ये नहीं जाएगा। बोलिए क्यों? देखिए अब इसका क्या रीज़न है, क्योंकि इसमें हम लगा रहे हैं फोर्स, और फोर्स हमारा क्या है? फोर्स हमारा सदिश है। तो ये देखिए सदिश के तरीका से जुटेगा। सदिश का मैंने क्या बताया था, इसका परिमाण जो निकलेगा कैसे निकलेगा? R = √a² + b² + 2ab cos θ। ठीक है, चलिए इसका एक करा देता हूँ। देखिए यहाँ पे कितना मैंने लिया है? 10 न्यूटन, 10 न्यूटन। यहाँ पे देखिए एंगल कितना का बन रहा है? ये इधर लगा रहा है, ये इधर लगा रहा है, यानी यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना। थीटा मतलब एंगल है ना, cos θ। थीटा मतलब एंगल यहाँ पे। चलिए तो R = क्या हो जाएगा? √a²। a कितना है? 10 न्यूटन। तो दो 10 का स्क्वायर प्लस b²। b कितना है? b भी है 10 न्यूटन। तो लो 10 का स्क्वायर प्लस 2ab। दो a कितना है? अरे ये देखिए ना, a बराबर इतना है, b बराबर इतना है। ठीक है, a बराबर 10 न्यूटन, b बराबर 10 न्यूटन। तो 2 × 10 × 10 और गुना, यहाँ पे गुना में है cos θ। तो cos θ का वैल्यू मैंने कितना बताया? 90। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए एक इधर लगा रहा है, एक इधर लगा रहा है। इसके बीच में कितना? 90 का कौन बन रहा है? अब लगा दीजिए यहाँ पे। R = क्या हो जाएगा? √100 + 100, 10 का स्क्वायर 100 आता है, 100 100 200 हो गया प्लस। अब देखिए cos 90 का वैल्यू कितना होता है? cos 90 का वैल्यू 0 हो जाता है। बोलिए सर कैसे? अब ये 10वां में आप लोग देखिए cos 90 का वैल्यू कितना होता है। देखिए sin 90 का वैल्यू 1 होता है, cos 90 का वैल्यू 0 होता है। तो अब देखिए यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, तो 0 गुना कुछ भी क्या हो जाएगा? 0, है ना। तो देखिए इसका क्या निकल जाएगा? R = निकल जाएगा, इसको हम लोग बाहर निकालेंगे तो 10 बाहर निकल जाएगा, √2 अंदर बच जाएगा। बताइए हम बोल रहे थे सर जी यहाँ पे 20 न्यूटन का बल लगना चाहिए, यहाँ बोल रहे नहीं 10√2 न्यूटन का बल लगना चाहिए। ये सदिश योग हुआ। तो बल जो है मतलब सदिश राशि इसका पालन करता है, जबकि अदिश राशि जो है ये बीजगणितीय योग का पालन करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि इसका एग्जाम्पल कुछ देख लीजिए। बल हो गया, विस्थापन, वेग, त्वरण, संवेग, इन सब चीज़ों को हम बोलेंगे सदिश राशि। अदिश किसको कहेंगे? दाब, विद्युत धारा, ताप, चाल, दूरी, समय। मैंने बताया था इसका एक ट्रिक कि वो जितना भी आधारी राशि हो सबको अदिश बना देना है। ठीक है ना। चलिए ये समझ में आ गया पूरा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको लिखने में हेल्प मिले। ठीक है, मैं ज़रा सा हट जाता हूँ। चलिए तो इसको चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेग यानी वेलोसिटी। वेग किसको कहेंगे? अभी तक हम लोग देखे चाल देख रहे। चाल किसको कह रहे थे? इकाई समय में तय किया गया दूरी। इकाई समय में तय किया गया दूरी क्या कहलाता? चाल। लेकिन वेग क्या होगा? सेम चाल का ही दूसरा भाई। यानी देखो दूरी तो 2 प्रकार का होता था, एगो डायरेक्ट जितना चला टोटल दूरी, एगो छोटका दूरी न्यूनतम दूरी, है ना। न्यूनतम दूरी यानी विस्थापन। तो न्यूनतम दूरी वाला जो होगा ना, जिसमें दिशा होगा, उसमें यदि उसका इकाई समय लीजिएगा तो वो क्या कहलाएगा? वेग। यानी विस्थापन, इकाई विस्थापन में लगा समय क्या कहलाएगा? वेग। यानी यदि वेग को हम लोग v से सूचित करें तो v बराबर क्या होगा? इकाई समय में, इकाई समय मतलब भाग दे दीजिए किससे? समय से, है ना। इकाई समय में
तय किया गया विस्थापन है ना, इकाई समय में तय किया गया विस्थापन हमारा क्या कहलाएगा, विस्थापन हमारा क्या कहलाएगा, वेग कहलाएगा। ठीक है ना, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, s/t। इसमें भी कह सकते हैं, विस्थापन के लिए भी हम लोग ऐसे यूज़ करते हैं। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, s/t। वेग का भी यही फॉर्मूला हो गया। वेग किसको बोले फिर से समझिए कि देखिए, यदि ऐसे करके चल रहा था, कोई a से b तक पहुंचा, ऐसे करके चल रहा था, तो हम बोलेंगे इसका चाल बताओ। ठीक है ना, लेकिन कोई ऐसा चल रहा है तो हम बोलेंगे वहाँ पे ये वेग हो, इसका वेग होगा कुछ। ठीक है ना, क्यों बताते हैं, देखिए वेग जो होता है ना, वेग सदिश राशि है। क्यों सदिश है, क्योंकि ये किस पे डिपेंड कर रहा है, विस्थापन पे। अब विस्थापन हमारा सदिश है तो वेग क्या होगा, सदिश होगा, क्योंकि विस्थापन में दिशा है। अब वेग जो है ना, वो भी क्या होता है, एक प्रकार का चाल ही है वो भी, लेकिन ऐसा चाल जिसका दिशा फिक्स है, ऐसा चाल जिसका दिशा फिक्स है, वो क्या कहलाएगा, वेलोसिटी यानी वेग कहलाएगा। तो आपसे कोई पूछे चाल किसको कहेंगे, तो आपको बताना है कि इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहेंगे, जबकि इकाई समय में तय किया गया विस्थापन क्या कहलाएगा, वेग कहलाएगा। ठीक है ना, अब इसका भी यही फॉर्मूला तो यही हो गया, v इक्वल टू s/t, क्योंकि वही सेम चीज़ लिखते हैं, यूनिट निकालते हैं तो यूनिट भी देखो सेम टू सेम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सेम बात है भाई, ये भी दूरी ही चल रहा है। s का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर, टाइम का यूनिट सेकेंड, तो हो गया इसका भी यूनिट मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे हमको ये ऐसा वाला जब रास्ता होगा तो वहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, वेलोसिटी निकाल लेंगे। ऐसा वाला रास्ता होगा तो वहाँ पे चाल निकाल लेंगे। अब बताइए, इसमें दिशा है तो इसकी राशि कैसी होगी, है ना, इसकी राशि होगी सदिश, क्योंकि इसमें दिशा है। तो वेग कैसी राशि है, वेग एक सदिश राशि है। कोई तकलीफ, अरे कोई तकलीफ हो तो बताना जरा हमें। ठीक है ना, तो यूनिट क्या हो गया, यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड, राशि कैसा हो गया, सदिश। लेकिन चाल का बात करें तो चाल का राशि था अदिश। चाल में हम लोग दूरी तय करते हैं, इसमें हम लोग विस्थापन तय करते हैं। अब बताते हैं एक मजे की चीज़, जितना भी वेग है ना वो चाल हो सकता है। क्यों, क्योंकि सारा विस्थापन दूरी हो सकता है, इसीलिए जितना भी वेग है उसको हम चाल कह सकते हैं, लेकिन हर चाल को हम वेग नहीं कह सकते। ये समझ में आया। अब चलिए टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, पहला है हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो वही सेम टू सेम, यदि कोई वस्तु समान विस्थापन समान समय में तय कर रहा हो, जैसे बताता हूँ, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है। एक समझदार बच्चे को मैंने बोला कि भाई यहाँ से पहले मैं यहाँ का बताता हूँ आपको डिस्प्लेसमेंट। ये है 200 मीटर पे और ये भी है कितना, 200 मीटर पे। एक समझदार बच्चा को बोला भाग के जाओ, तो ये बी वाले दुकान से एक चॉकलेट लेके आओ। तो ये गया, भाग के आया, बोला कितना समय लगा भैया, बोले 5 सेकेंड लगा। बोले वाह, तूने तो उसेन बोल्ट को भी हरा दिया। ठीक है, चलिए, तो क्या हुआ, 5 सेकेंड में 200 मीटर चला। अब मैंने बोला इसका चेक करता हूँ, इसका एक समान चल रहा है वेग की नहीं। बोले अच्छा भाग के जाओ, सी वाले दुकान से एक चॉकलेट लेके आओ। ये भाग के गया सी से, यहाँ आया, इस बार लग गया इसको 10 सेकेंड। ठीक, टोटल कितना लग गया, 10 सेकेंड लग गया। बोले सर ये तो नहीं हुआ, 200 मीटर नहीं हुआ। वही देखिए, 200 मीटर में 5 सेकेंड, फिर 200 मीटर में 5 सेकेंड चला होगा, तब ने बेचारे को 10 सेकेंड लग गया। बात समझे आप, क्या बोले कि यदि, सुनिए, एक समान वेग किसको कहेंगे, यदि समान विस्थापन समान समय अंतराल में तय हो तो उसको एक समान वेग कहेंगे, और नहीं हो तो असमान वेग कहेंगे। असमान नहीं, असमान, है ना, नॉन यूनिफॉर्म। अगला है प्रारंभिक वेग, यानी इनिशियल वेलोसिटी। किसको कहेंगे प्रारंभिक वेग, इसका इंग्लिश होता है इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है ना, प्रारंभिक वेग किसको कहेंगे, जब भी कोई चलना शुरू करेगा ना, मतलब जहाँ से चलना शुरू किया, जिस रफ्तार से चलना शुरू किया, वो चलने वाले रफ्तार को ही हम लोग क्या कहेंगे, प्रारंभिक वेग कहेंगे। ठीक है, जिस रफ्तार से वो चलना शुरू किया, उस चलने वाले रफ्तार को हम लोग क्या कहेंगे, प्रारंभिक वेग। आपको इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसा ही मिलेगा कि कोई बस विरामावस्था से चलना शुरू किया, मतलब पहले रुका हुआ था, चलना शुरू किया, तो उस समय हम लोग वेग 0 रख देंगे, क्योंकि रुका हुआ था ना, अब चलना शुरू ही किया। ऐसा है कि बस स्टार्ट किया, जैसे स्टार्ट किया 200 की स्पीड पकड़ लिया, ऐसा हो सकता है, वो 0 से ही ना कुछ जाएगा। तो प्रारंभिक वेग क्या हो गया, 0 हो गया उस समय, कब, जब विरामावस्था से चल रहा था। ठीक है, और प्रारंभिक वेग को हम लोग u से हमेशा डिनोट करेंगे। जहाँ पे मैंने u लिख दिया आप समझ जाइए, वो स्टार्टिंग वेलोसिटी था। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी। अंतिम वेग मतलब फाइनल वेलोसिटी। ठीक है ना, मतलब लास्ट में क्या वेग था, जिस समय तक हम देख रहे हैं, जैसे बोल रहे हैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक कोई चिड़िया, एक चिड़िया है ना, एक चिड़िया है, ये उड़ना यहाँ से शुरू की, 0 मीटर पर सेकेंड पे थी, बैठी हुई थी, उड़ना शुरू की, मैंने उसको वहाँ तक देख सका।
ठीक है, उसके बाद भी वो उड़ी होगी, मुझे यहीं तक का ज़रूरी था। तो यहाँ पे मैंने देखा 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो चिड़िया उड़ रही थी। तो बताइए ये जो था ना, ये अंतिम वेग, मैंने इसको भी अंतिम बोल सकते हैं। अंतिम मतलब ये नहीं होता कि वो जाके रुक गया होगा। अंतिम मतलब होता है जहाँ तक हमको ज़रूरी है, ठीक है ना, जहाँ तक का हमको जरूरी वो अंतिम वेग हो जाएगा। अभी देखिए चिड़िया ऐसे थोड़ा होगा वहाँ पे जाके रुक जाएगी, रुकेगी तो फिर जीरो ये हो जाएगा वो। लेकिन हम अंतिम वेग ऐसा नहीं कि मानेंगे कि एकदम रुक गया तभी अंतिम वेग होगा। अंतिम वेग हमको क्वेश्चन जहाँ तक बोलेगा या जहाँ तक हम सोचेंगे कि भैया हमको यहीं तक देखना, तो मेरे लिए अंतिम वेग वही हो गया। तो किसी वस्तु का क्या हो रहा है, देखिए जिस वेग से चलना प्रारंभ किया उसको प्रारंभिक वेग कहेंगे, और अंतिम क्षण के वेग को क्या कहेंगे, अंतिम वेग कहेंगे, है ना। लास्ट पॉइंट के वेग को हम लोग अंतिम वेग कहेंगे। या ताक्षणिक वेग क्या हुआ, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, है ना। इसको देखिए अंतिम वेग को हम लोग v से डिनोट करेंगे, प्रारंभिक वेग को u से, पसीना पसीना हो गया, लाइक तो कर दो यार, ठीक है। प्रारंभिक वेग को u से सूचित करेंगे, अंतिम वेग को v से सूचित करेंगे। और ये जो इंस्टेंटेनियस वेग है ना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसको किसको कहेंगे। देखिए मैं बोलूँगा एक बच्चा था, वो 0 मीटर पर सेकेंड से चलना शुरू किया, लेकिन 0 मीटर पर सेकेंड से चलना शुरू किया, वो पहुँचा कहाँ तक, 30 मीटर पर सेकेंड तक पहुँचा वो। हम बोलेंगे बताओ तो u कितना होगा, यानी प्रारंभिक वेग। बच्चा बोलेगा 0 मीटर पर सेकेंड सर जी। बोलेंगे अच्छा बच्चा बताओ अंतिम वेग क्या है, तो बोलेगा 30 मीटर पर सेकेंड। बोलेंगे अच्छा बताओ तो ये a से b होते हुए c तक पहुंचा, अच्छा बताओ तो एकदम b पे इस पॉइंट पे वेग क्या होगा। बोले सर हमको नहीं बताया था, हमको नहीं दिख रहा था, हम नहीं बता पाएंगे। ऐसा नहीं, देखिए ये एक निश्चित क्षण का वेग जब पूछेगा ना, किसी भी वस्तु के एक निश्चित क्षण के वेग को ही हम लोग क्या कहेंगे, ताक्षणिक वेग कहेंगे, ठीक है ना। इसका बहुत ज़्यादा आप लोग 11th में यूज़ करिएगा। ताक्षणिक वेग को हम लोग VINST से डिनोट करते हैं, इंस्टेंटेनियस का INST लिया गया है। तो V इंस्ट से किसको हम लोग सूचित करेंगे, ताक्षणिक वेग को। समझ में आया। एक बार रिपीट करता हूँ, यदि किसी वस्तु के विस्थापन और समय का अंतराल सेम हो तो उसको कहेंगे एक समान वेग, यदि अंतराल समान नहीं हो तो असमान वेग। अंतिम मतलब जिस वेग से चलना शुरू करे प्रारंभिक वेग, जिस वेग का मतलब हमारे लिए जो अंतिम पॉइंट है ना, ऐसा नहीं चलना बंद कर दे उसको अंतिम वेग कहेंगे। हमारे लिए किसी वस्तु का अंतिम स्थिति का वेग अंतिम वेग कहला जाएगा, किसी निश्चित क्षण के वेग को ताक्षणिक वेग कहेंगे। अब वेग का चचेरा भाई त्वरण, उसके पास चलें क्या, एक्सेलरेशन। कहते हैं ना बाइक में एक्सेलेटर दो, एक्सेलेटर में एक्सेलरेशन होता है। चलिए बताते कैसे। तो चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है त्वरण यानी एक्सेलरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ना बोला जाए तो त्वरण को बोला जाता है। क्यों, क्योंकि इससे हमको ना सारा अभी तक का खजाना हमने जो बचा के रखा है गति समीकरण, वो इसी से, ये बेचारा गति समीकरण में अहम भूमिका निभाता है। और बहुत चीज़ में बिना त्वरण के ना मतलब फिजिक्स में बहुत आगे भी दिक्कत होते रह जाता है। पहले समझते हैं त्वरण किसको कहेंगे। मैं देखिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे देखिए एक बच्चा था, यहाँ पे मैं रफ यहाँ पे करता हूँ, ठीक है, इसके बीच में करता हूँ। यहाँ पे एक बच्चा था, ये बेचारा 0 मीटर पर सेकेंड से चलना शुरू किया, उड़ते उड़ते ये पहुँच गया 10 मीटर पर सेकेंड पे। कितना समय में, तो 2 सेकेंड में। क्या बोल रहे हैं कि ये 0 मीटर पर सेकेंड था, 2 सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो वेग में कुछ परिवर्तन तो आया ना। याद रखिए ये जो परिवर्तन का रेट है ना, इसी रेट को हम लोग क्या कहेंगे, त्वरण कहेंगे यानी एक्सेलरेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, वेग में परिवर्तन का दर क्या कहलाएगा, वेग में परिवर्तन का दर त्वरण यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। क्या बोलिए सर इसमें समझ में नहीं आया, जरा सा एक ध्यान दीजिए। हमेशा जब भी कोई आपको दर पूछे ना, समय से भाग दे दो। दर पूछता है समय से भाग दे दो, तो क्या कहता है कि त्वरण, त्वरण जो है, त्वरण क्या है, क्या है, दर है। किसका दर है, तो दर है तो समय से भाग दे दिए। किसका दर, वेग में परिवर्तन का। मतलब देखिए परिवर्तन किसे हुआ, देखिए पहले था 0 हो गया 10, तो 10 का परिवर्तन आया है ना। तो वेग में परिवर्तन है ना, इसको मैं 0 लिख देता हूँ, आप लोग समझ जाइएगा। त्वरण क्या है, वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहेंगे, यानी कितना समय में कितना वेग चेंज हुआ। इस जो रेशियो आएगा ना, कितना टाइम में कितना वेग चेंज हुआ, कितना वेलोसिटी चेंज हुआ, इस रेशियो को ही हम लोग एक्सेलरेशन कहेंगे। कोई दिक्कत, देखिए एक्सेलरेशन इसको हम लोग ए से डिनोट करेंगे, ठीक है, ए से डिनोट करेंगे। ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेग में परिवर्तन। मानते हैं मेरा वेग है u, हो गया भी, क्या बोल रहे हैं, है u हो गया भी कितने समय में, t सेकेंड में। हम वैल्यू नहीं दे रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं कि मेरा पहले वेग u मीटर पर सेकेंड था, फिर v मीटर पर सेकेंड हो गया कितने समय में, t सेकेंड में। तो बताइए कितना का अंतर आया। जैसे जब मैं बता रहा हूँ सुनिएगा आप लोग, मेरा वजन अभी 80 किलो है, पहले 100 किलो था,
सर 80 किलो का तो दिखते नहीं, चलो मैं बताता हूँ। पहले 60 किलो था, अभी मेरा वजन 70 किलो हो गया, तो बताइए मेरे वजन में चेंज कितना का आया? सर 10 किलोमीटर, सॉरी 10 किलोग्राम का, किलोमीटर में वजन कहाँ से, है ना। बोले सर कितना का चेंज आया? आपके वजन में 10 किलोग्राम का चेंज आया। कैसे आपने निकाला? हमारा अभी का वजन कितना है? हमारा अभी का 60 है, पहले का कितना 70 में से आपने 60 घटा दिया, 10 तो आ गया ना आपके पास। तो आपने क्या किया? आपने पहले वाले को रहने दिया, अभी वाले में पहले वाले को घटा दिया। यहाँ पर भी वही करना है, पहले वाले को रहने देंगे, अभी वाले को पहले में घटा दें। क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ पे ये जो v है, किससे? u से v हो गया है, तो क्या करेंगे? v में घटा देंगे किसको? u को। और कितने समय में घट रहा है? t सेकेंड में। यही है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, यानी a = v - u/t। यानी क्या थे क्या हो गए देखते देखते। क्या था फॉर्मूला? त्वरण का फॉर्मूला है क्या से क्या हो गए देखते देखते, ये याद रखिएगा। यानी u थे बेचारा v हो गए, हमको अंतर निकालना है तो क्या करें? अंतर हमेशा क्या करते हैं हम लोग? घटा देते हैं। जैसे मैं बोलूँगा पहले मैं 4 किलो खाता था, अभी मैं 6 किलो खा रहा हूँ, बताओ कितना का अंतर आया है? 2 किलो का। क्या किया आपने? 6 में 4 घटा दिया। अभी जो खा रहा हूँ, पहले जो खा रहे थे उसमें घटा दिया है, तो अभी जो है पहले जो था में घटा दिए, अभी जो है पहले जो था उसमें घटा देना है। तो क्या हो गया? कितने समय में? t सेकेंड में। यही है हमारा एक्सेलरेशन। समझ में आया? एक्सेलरेशन यानी वेग में परिवर्तन का दर क्या होगा? एक्सेलरेशन। चलिए इसका यूनिट निकालते हैं, बड़ा मज़ेदार है यूनिट भी निकालना। यूनिट क्या? वेग में परिवर्तन, यानी ऊपर में क्या आ रहा है? वेग आ रहा है। वेग का यूनिट क्या हो जाता है? मीटर पर सेकेंड। और इसमें एक और समय का यूनिट क्या आ जाएगा? सेकेंड। सेकेंड गुना, अब देखिए ये तो नीचे है ना, इसको सही से लिखा जाए, मीटर बटा सेकेंड गुना सेकेंड। सेकेंड गुना सेकेंड क्या हो जाएगा? सेकेंड स्क्वायर, यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। यानी आपको कोई भी पूछे त्वरण का यूनिट बताओ तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जैसे हम लोग अभी तक बल निकालते थे तो लास्ट में न्यूटन लिखते थे, चाल निकालते थे या वेग निकालते थे तो मीटर पर सेकेंड निकालते थे, रखते थे, दूरी निकालते थे तो मीटर में निकालते थे। अभी से त्वरण आप जब भी निकालिएगा वो किस में निकले? कोई दिक्कत नहीं है। तो त्वरण का हमारा ऐसा यूनिट क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसकी राशि के बारे में बात कर लिया जाए जरा सा, ठीक है। राशि कैसी होगी इसकी? तो देखिए इसमें क्या आ रहा है? वेग आ रहा है ना। वेग में परिवर्तन होते जा रहा है, तो वेग में परिवर्तन होते होते ऐसा थोड़ा चाल बन जाएगा। वेग में परिवर्तन होते होते वेग में परिवर्तन हो रहा है, यानी वेग सदिश है, तो इसकी भी राशि क्या हो जाएगी? ये भी हमारा सदिश राशि है। अभी मैंने लिखा भी था, इस सब का नाम है ना। तो देखिए अब त्वरण क्या है? वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। इसे ए से सूचित किया जाता है। त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन की दर बटे समय, यानी v - u/t। इसके यूनिट का बात किया जाए तो इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। यह एक सदिश राशि है। आपको वेग के बारे में, सॉरी त्वरण के बारे में इतना बात लिखना है। अब देखिए जितना टाइप के हम लोगों ने चाल को पढ़ा, भांति भांति प्रकार के गति को पढ़ा, भांति भांति प्रकार के वेग को पढ़ा, तो इसका भी कुछ भांति नाती होना चाहिए ना। चलिए इसका भांति देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहला है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, यानी धनात्मक त्वरण। कब कहेंगे धनात्मक? मतलब समझ रहे हैं, अमीर होते जा रहा है। यदि यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे देखिए इधर बताता हूँ पॉजिटिव उधर निगेटिव, ये पॉजिटिव वाला उधर निगेटिव वाला। तो देखिए धनात्मक त्वरण किसको कहेंगे? यदि यहाँ पे देखिए एक बच्चा था, वो 5 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से दौड़ रहा था, कुछ देर के बाद ये 6 मीटर पर सेकेंड हो गया, कुछ देर के बाद 20 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो ये क्या हो रहा है? वेग में परिवर्तन का दर भी तो बढ़ते जा रहा है ना। पहले क्या था? 5 मीटर पर सेकेंड था, अब 6 मीटर पर सेकेंड हो गया, अब 20 मिनट। यदि वेग का मान बढ़ते चला जाए ना, तो आप बोल दीजिए कैसन त्वरण है? वो धनात्मक त्वरण है। यदि वेग के मान में लगातार वृद्धि होते जा रहा है तो उसको धनात्मक त्वरण कहते हैं, या इसको एक और नाम कहा जाता है वृद्धि त्वरण। ठीक है, वृद्धि त्वरण किसको कहेंगे? यदि वेग के परिवर्तन का यदि मान में बदलाव आ रहा है, बढ़ रहा हो, ठीक है ना, बढ़ रहा हो। यदि बढ़ेगा तो पॉजिटिव त्वरण यानी पॉजिटिव एक्सेलरेशन, यदि घटेगा तो निगेटिव एक्सेलरेशन। इसका एक और नाम है जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं? तो मंदन भी कहते हैं और अवत्वरण भी कहते हैं, या हर्ष त्वरण भी कहते हैं ना। वृद्धि त्वरण या ह्रास त्वरण है ना। अब हिंदी में तो हो गया, चलो छोड़ो। इंग्लिश में कहते हैं डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन, ठीक है ना। हम लोग क्या कहेंगे? रिटार्डेशन हो रहा है। रिटार्डेशन मतलब समझ रहे हैं ना, घटते चला जा रहा है। क्या हो रहा है? यदि देखिए यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड से बच्चा था, कुछ देर के बाद सुस्ता आ गया, वो आ गया 6 मीटर पर सेकेंड। अब बोला नहीं थोड़ा और स्लो हो जाते, अब हो गया 4 मीटर पर सेकेंड। तो क्या आ रहा है? वेग के परिवर्तन के मान में लगातार गिरावट आते जा रहा है। यदि देखिएगा वेग गिरते जा रहा है तो वो होगा नेगेटिव, मतलब ऋणात्मक त्वरण। यदि वेग बढ़ते जा रहा है तो वो होगा
धनात्मक त्वरण, और इसका न्यूमेरिकल में भी वैल्यू रखेंगे। यदि आपको बोलेगा कि 5 से 6 हो गया तो हम ए रखेंगे, कितना लिखेंगे जानते हैं, हम लोग लिखेंगे प्लस में जो भी आएगा ना, जैसे मानते हैं कि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का हमारा, यदि यहाँ पे 1 सेकेंड होता, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का अंतर आया तो यहाँ पे +1 लिखेंगे। यदि ऐसा बोलता कि पहले 80 था अब 20 आ गया तो क्या हो, -60 वहाँ पे मीटर पर सेकेंड लिखेंगे स्क्वायर, ठीक है ना। ये माइनस लगाएंगे वहाँ पे, क्यों, क्योंकि ऋणात्मक है, ऋणात्मक में हम लोग माइनस लगाएंगे। ये न्यूमेरिकल में इसको अभी सही से देखेंगे, ठीक है। अगला औसत त्वरण किसको कहेंगे, यहाँ का त्वरण, यहाँ का त्वरण, यहाँ मतलब ये जो क्या हो रहा है, पहले क्या त्वरण था और अंतिम में। औसत में हमेशा हम भी क्या करते हैं, वैसे भी हम हमेशा औसत में क्या करते हैं, अंतिम वाले में पहले को घटा दिए, ठीक है ना, अंतिम वाले में पहले को घटा दिए। यदि देखिए कैसे निकलेगा, इसको यदि बोला जाए औसत त्वरण का फॉर्मूला लिखो, ये बराबर क्या होगा, तो हो जाएगा V2 - V1 बटे T2 - T1। समझ में आया, इसको सही से लिख देता हूँ, नहीं दिख रहा है। यदि औसत त्वरण के बारे में पूछा जाए तो इक्वल टू क्या है, V2 - V1 बटे T2 - T1। यानी पहले क्या वेग था, अभी के वेग में घटा दो, पहले क्या समय था, अभी के समय में घटा दो, आपको क्या आ जाएगा, औसत त्वरण मिल जाएगा, ठीक है। औसत त्वरण क्या कहेंगे, किसको कहेंगे, अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग तथा अंतिम समय और प्रारंभिक समय के अंतर के अनुपात को क्या कहेंगे, औसत वेग कहेंगे, ठीक है। एक समान वेग किसको कहेंगे, एक समान वेग कहेंगे यदि क्या हो रहा है कि उसका जो वेग है ना, वेग वो समान समय में समान वेग तय कर रहा है। मतलब बोलिएगा जैसे सर दूरी था वैसे यहाँ सेम टू सेम वैसे ही है। देखिए यहाँ पे यदि हम बोल रहे हैं यहाँ से यहाँ 5 सेकेंड में ये 20 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से चल रहा था, ठीक है, 5 सेकेंड 20 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार चल रहा था, फिर अगले 5 सेकेंड में भी 20 मीटर, फिर अगले, मतलब क्या हो रहा है, यदि वेग और समय का अनुपात नहीं बदल रहा हो, स्थिर रह रहा हो, तो उसको एक समान त्वरण कहेंगे, ठीक है। और असमान त्वरण क्या कहेंगे, जब चेंज हो रहा हो कि नहीं, पहले था 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अब हो गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अब तो चेंज हो गया ना। यदि होगा कि पहले भी 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, अभी भी 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो उसको बोलेंगे क्या, एक समान त्वरण बोलेंगे। समझ में आया। और इसको एक समान त्वरण, सॉरी यहाँ पे वेग लिखा गया, ये त्वरण होगा, एक समान त्वरण और असमान त्वरण, ठीक है ना। बोलिए सर यहाँ पे बगल में और क्या क्या लिख रखे, एक समान त्वरण को ना अचर त्वरण बोला जाता है। अचर यानी कांस्टेंट है ना, इसको कांस्टेंट एक्सेलरेशन या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी बोला जाता है। किसको बोला जाता है, यदि वेग और समय के परिवर्तन के दर में चेंज ना हो तो वो क्या कहलाएगा, एक समान। अभी देखिए न्यूमेरिकल में ये सब आपको पता चलने लगेगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा लग रहा होगा सर क्या क्या बोले, नहीं समझ में आया, बिल्कुल डरना नहीं है। जब न्यूमेरिकल करेंगे तो देखिएगा खटाखट आप लोग बताइएगा। असमान किसको कहेंगे, यदि हमारा पहले जो वेग था और अभी का जो वेग है उसके दर में चेंज आते जा रहा है। जैसे पहले मेरा त्वरण था 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अभी हो गया 6 मीटर पर सेकेंड, उसका घट गए ना, एक समान रहा। यदि ऐसा होता कि यहाँ से 10 किलोमीटर चला 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के स्पीड से, फिर चला 10 किलोमीटर, फिर चला 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की दर से, यदि एक्सेलरेशन चेंज नहीं कर रहा है तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या, एक समान यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यदि चेंज कर रहा है तो नॉन यूनिफॉर्म यानी वेरिएबल एक्सेलरेशन। और एक चीज़ बोलिए सर यहाँ पे एक नोटा लगा के रखें, ये नोटा क्या है बताइए, नोट के बारे में जरा सा याद रखिएगा। यदि वेग एक समान रहा ना तो त्वरण 0 रहेगा। बताइए कैसे, क्योंकि वेग जब एक समान है तो परिवर्तन हुआ, परिवर्तन ही नहीं हुआ तो परिवर्तन का दर कहाँ से निकालेंगे। ऊपर ही मेरा 0 है, 0 बटे सन्नाटा कर देंगे, 0 ही ना होगा। याद रखिएगा कि यदि वेग एक समान हो तो त्वरण आपको आंख बंद करके 0 रख देना है। यदि कोई बोलेगा समान वेग 20 मीटर पर सेकेंड के रेट से चल रही थी तो बताइए 3 सेकेंड के बाद उसका त्वरण क्या होगा। ऐसा नहीं 20 में 3 से भाग दे दीजिए सर जी v - u कर दिए हो गया काम, ऐसा नहीं करना है। आप देख लें, यदि एक समान बोल रहा है तो चुपचाप त्वरण आपको कितना रख के आ जाना है, 0। समझ में आ गया, ये था आपका त्वरण समाप्त, है ना। अब थोड़ा सा ग्राफ देख लेते हैं और उसके बाद इससे एक भयंकर सा फॉर्मूला आएगा जिसको गति समीकरण कहते हैं। अब इसी से निकालने वाले हैं हम लोग। चलिए इसको रफ करते हैं, मिटाते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है ग्राफ, है ना। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, ग्राफ है। यानी ग्राफ ही निरूपण करके बताइए सर जी सदिश क्या है, अदिश क्या है। ग्राफ के मेथड से हम लोग कैसे समझेंगे। देखिए कोई ग्राफ बना देता है सर, न्यूमेरिकल देता है, नहीं बनता। बिल्कुल आसान है ये ग्राफ, तो और हल्का होता है। देख लो यहाँ पे पहला चीज़ याद रखिए, यदि दूरी और समय का ग्राफ है ना, दूरी और समय का ग्राफ, तो आपको हमेशा चाल मिलेगा, ठीक है। दूरी और समय का ग्राफ है तो क्या मिलेगा, चाल मिलेगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। यानी दूरी समय का ग्राफ क्या वैल्यू देता है, चाल का। वेग समय का ग्राफ है तो आपको, सॉरी विस्थापन समय का ग्राफ है तो आपको वेग मिलेगा, ठीक है। और
यदि वेग और समय का ग्राफ है तो आपको त्वरण मिलेगा। कैसे मिलेगा, कहाँ पे रखा हुआ है, कौन दे देगा, चलिए देखते हैं। यदि देखिए इधर मैंने दूरी को लिया है वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे मैंने समय को लिया है, ठीक है। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, यदि यहाँ पे समय मैंने सेकेंड में और दूरी को मीटर में लिया। हम बोल रहे हैं कि यदि कोई बच्चा 10 सेकेंड में 10 मीटर गया, फिर अगले 10 सेकेंड में फिर 10 मीटर गया, फिर अगले 10 सेकेंड में फिर 10 मीटर गया, तो बताइए वो क्या कर रहा है, कुछ समय में कुछ दूरी चल रहा है। तो दूरी बटे समय क्या आता है, चाल आता है कि नहीं आता है, बस बात खत्म है। तो हमको बोलेगा यहाँ का चाल क्या हो जाएगा, तो करके लिख लीजिए। यहाँ का चाल निकालते हैं तो 10/10 यानी 1 मीटर पर सेकेंड, क्या कि इधर मीटर है इधर सेकेंड है। फिर यहाँ का निकालते हैं 20/20, फिर 1 मीटर पर सेकेंड, फिर 1 मीटर समय। यानी यदि किसी दूरी समय ग्राफ में रेखा सीधा रेखा हो, है ना, तो वो हमेशा एक समान ग्राफ, एक समान चाल का ग्राफ होगा, ठीक है। आपको परीक्षा में यदि 2 नंबर का क्वेश्चन दे दे, एक समान ग्राफ के लिए एक समान चाल के लिए ग्राफ बनाइए, तो आपको ये ग्राफ वहाँ पे बना देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एक्स एक्सिस पे हमारा समय है, वाई एक्सिस पे दूरी है। अब देखिए 20 मीटर पे कोई एक लड़का बैठा हुआ था, 5 सेकेंड हुआ बैठले रह गया, 10 सेकेंड हुआ बैठले रह गया, 15 सेकेंड हुआ बैठले, मतलब वो चल रहा है क्या, चल नहीं रहा है वो, ठीक है ना, चल नहीं रहा है, समय बढ़ रहा है, तो ऐसा ग्राफ होगा। यदि ग्राफ का लाइन ऐसा हो तो बोलेंगे वस्तु कैसा हो, वस्तु कैसा है, स्थिर है, ठीक है ना। क्या कि देखिए समय तो बढ़ रहा है, क्या दूरी बढ़ रहा है, 20 मीटर पे था, अभी भी 20 मीटर है, अभी भी बोले सर इधर जा रहा है 20 मीटर है, तो जा नहीं रहे। ये ग्राफ है, आप ग्राफ में आप लोग बनाते होंगे, यदि इसका वैल्यू बढ़ेगा तो ऊपर जाएगा, लेकिन ऊपर जा रहा है क्या, ये यहाँ का यही है। यदि कोई रेखा x या y के पैरेलल है, यदि x के पैरेलल होगा तो स्थिर रहेगा वस्तु, ठीक है ना, और y के पैरेलल ये तो संभव ही नहीं। बोलिए कैसे संभव नहीं है, अब बताइए। ऐसा हो सकता है, ये आई होप दिख रहा होगा, ऐसा हो सकता है कि बच्चा 5 मीटर 2 सेकेंड में कहाँ पे था, 5 मीटर पे, उसी 2 सेकेंड में 8 मीटर पे चल गया, उसी 2 सेकेंड में 10 मीटर पे। ऐसा संभव है क्या, ऐसा तो संभव ही नहीं है। हाँ, जब यदि बोलेगा दूरी समय ग्राफ में, दूरी समय ग्राफ में रेखा एक दूसरे के पैरेलल हो तो वस्तु का कैसा होगा गति, तो वस्तु गति करेगा ही नहीं, वस्तु स्थिर रहेगा, ठीक है। चलिए अगला है विस्थापन और समय का ग्राफ। तो देखिए ऊपर मैंने विस्थापन लिया है मीटर में और समय को मैंने लिया है सेकेंड में। हम बोल रहे हैं एक लड़का है 1 सेकेंड में ये 10 मीटर चला गया, ठीक है। अगले 2 सेकेंड में ये 15 मीटर गया, ठीक है। अगले तीसरे सेकेंड में ये 20 मीटर चला गया। तो देखिए कैसा ग्राफ बना हमारा, क्या बोले, 1 सेकेंड में 5 मीटर गया, तो ऐसे गया, फिर 2 सेकेंड में ऐसे गया, फिर ऐसे गया। तो ये क्या आ गया हमारा, ये जो ग्राफ बन रहा है इससे हमको क्या मिल रहा है, वेग मिल रहा है, क्योंकि यहाँ विस्थापन बटा में हम लोग समय करते जा रहे हैं। बोलेगा अच्छा बताइए तो क्या हमारा विस्थापन अभी यहाँ का जो वेग निकला, औसत वेग क्या होगा, तो औसत वेग हम लोग कैसे निकालते हैं, अंतिम माइनस शुरू, अंतिम समय माइनस शुरू, है ना। क्या कहते हैं, औसत वेग बराबर क्या होता है, प्रारंभिक विस्थापन और अंतिम विस्थापन का अंतर, और प्रारंभिक समय अंतिम समय का अंतर। तो देखिए यहाँ पे प्रारंभिक, आप यदि देखिए स्थिति, तो यहाँ पे देखिए यहाँ आया, चला कहाँ गया 20 पे, तो अंतिम माइनस प्रारंभिक बटे, था कहाँ पे 0 सेकेंड पे, चला कहाँ गया 3 सेकेंड में, यानी 3 - 0 यानी 20/3 मीटर प्रति सेकेंड हमारा क्या आ गया, इसका वेग आ गया, ठीक है। इसी तरह से आपको वेग और समय का ग्राफ रहेगा तो आपको क्या मिल जाएगा, वेग और समय के ग्राफ से हमेशा आपको त्वरण मिलेगा। तो देखिए हम बोलेंगे कि इसका 20 मीटर पर सेकेंड, ये मीटर पर सेकेंड में, ये सेकेंड में, बोलेंगे 20 मीटर पर सेकेंड 2 सेकेंड में यहाँ पहुँचा, फिर अगला 4 सेकेंड में यहाँ पहुँच गया। तो देखिए कैसा हुआ, ये देखिए ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है ना, ऐसा ग्राफ बन रहा है। तो ये जो ग्राफ का स्लोप है, ग्राफ का स्लोप क्या देगा, तो याद रखिएगा वेग समय ग्राफ में ये स्लोप त्वरण देगा, विस्थापन समय ग्राफ में ये जो स्लोप है वो वेग देगा, ठीक है। और यदि दूरी समय का ग्राफ हो तो स्लोप क्या देगा, हमें चाल बताएगा, ठीक है। अब देखिए ग्राफ पे संबंधित और भी बहुत चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। आज का वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो जाए तो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। और हाँ, मेहनत तो देख ही रहे हो, दोस्तों में शेयर कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। बहुत जल्दी इसका नेक्स्ट पार्ट आने वाला है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए हाँ, कोशिका हमको समझ में है, उत्तक आपका उत्तक कर रहे हैं, मैं उत्तक बहुत जल्दी लाने वाला हूँ, बहुत मज़ेदार तरीका से। आपको बायोलॉजी से प्यार ना हो गया ना तो फिर कहना, वैसे नहीं तो मुझे तो आपसे भी है। चलिए बहुत अच्छी बात है, हाँ वो तो दिखता है कि आप लाइक भी करते हो। चलिए ठीक है, बायोलॉजी से पक्का मैं बोलता हूँ उस दिन इतना अच्छा से उत्तक बताने वाला हूँ ना
कि और आप कहीं ऐसा नहीं समझ सकते हो। नहीं सर ये तो सारे टीचर बोलते हैं, चलिए मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ, आप सच में देख लेना, आप खुद ही बताओगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।